हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंतरकारी। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि टाइप ऑफ कोरल क्या क्या होते हैं, कैसे कोरल पॉलिप से कोरल्स बनते हैं। तीन टाइप जो होते हैं कोरल्स के, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड देन अटॉल। तो आज हम देख रहे हैं कि कोरल ब्लीचिंग कैसे हो रही है डिटेल में। सो कोरल ब्लीचिंग जो है वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड फिनोमेना है। मतलब बेसिकली इसका मतलब है कि जो ओशन वाटर है उसका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो मेजर फैक्टर है जो कि कोरल ब्लीचिंग करवाता है। अब कोरल्स की अगर बात करते हैं तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में हमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं, जिसका एग्जांपल हम देख सकते हैं। जो लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया में जो हमें मिलता है। इसके बाद कोरल रीफ जो है ओशन फ्लोर पे लेस देन 1% एरिया कवर करते हैं एंड शैलो वाटर्स में मिलते हैं, जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया होता है। हमने लास्ट सेशन में भी देखा था। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो मोस्ट ऑफ द कोरल्स हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के बीच में मिलते हैं। पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, कैरिबियन सी, देन रेड सी एंड पर्शियन गल्फ, यहाँ के एरिया में हमें मोस्टली मिलते हैं। टाइप ऑफ कोरल, अटॉल, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, ये हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद आता है कि कोरल जो है वो ब्लीच कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो हेल्दी कोरल जो होता है, हेल्दी कोरल है कि नहीं है वो हमें पता चलता है उसके पिगमेंटेशन की वजह से, जो कि एक एल्गी लाइक सब्सटेंस होता है जिसकी एक लेयर फॉर्म होती है पूरे कोरल के ऊपर, जो रिजल्ट करता है पिगमेंटेशन और फोटोसिंथेसिस में, जिसको जूजैंथेले बोलते हैं। तो ये जो जूजैंथेले होता है इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है एंड जो कोरल है वो जिंदा रहता है एंड उसकी जो पिगमेंटेशन है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पे, वो इसी एल्गी की वजह से होती है। अब जैसे जैसे कोरल के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता जाता है एंड वो स्ट्रेस बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, बट मेजरली जो रीजन है वो टेम्परेचर में जो इंक्रीज होता है सी वाटर में, उसकी वजह से होता है। तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा तो जो एल्गी है जूजैंथेली, वो फोर्स हो जाएगा उस कोरल को छोड़ने के लिए। अब जैसे वो उस कोरल को छोड़ेगा या फिर टॉक्सिक हो जाएगा उस कोरल के लिए, तो जो कोरल का कलर है वो वाइट हो जाएगा, उसकी पिगमेंटेशन ऑब्वियसली हट जाएगी क्योंकि वो एल्गी हट गया उस कोरल के अंदर से, उसकी जो लेयर है वो हट चुकी है कोरल के ऊपर से, जिसकी वजह से जो कोरल है वो ब्लीच हो जाएगा, जिसको हम वाइट कलर में देखते हैं। अब जैसे ये वाइट कलर में कोरल है तो उसका मतलब होता है कि तीन चार चीजें उस कोरल के साथ हो रही हैं। एक तो स्टारवेशन हो रही है क्योंकि अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा वल्नरेबल हो गया वो ज़्यादा डिजीजेस से, जिसकी वजह से हम मास डेथ भी देखते हैं कोरल्स के अंदर। एंड इवेंचुअली जब उसकी डेथ हो जाती है तो हम देखते हैं कि जो कोरल है वो ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि कैसे जो कोरल है वो स्ट्रेस्ड इंड्यूस्ड फिनोमेना की वजह से धीरे धीरे ब्लीच होता है, व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन ब्लैक कलर में जब कन्वर्ट होता है तो उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे वही है, जूजैंथली जो एल्गी होता है वो कोरल के सरफेस के ऊपर एक लेयर फॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है एंड पिगमेंटेशन होती है। जैसे ही वो कोरल के सरफेस को छोड़ देता है तो कोरल जो है व्हाइट कलर में टर्न हो जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर व्हाइट कलर का वो है तो भी चांसेस होते हैं कि जो कोरल है वो रिकवर कर सकता है, बट जब ब्लैक कलर का जो हो जाता है कोरल, जब उसकी डेथ हो जाती है तो रिकवरी के चांसेस खत्म हो जाते हैं। ओवर फिशिंग की वजह से, ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से एंड जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, जो केमिकल डिपोजिशन हमारा सी लैंड ब्रीज जो है उसके वजह से ओशंस में आके डिपॉजिट होता है, उनकी वजह से डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं कोरल ब्लीचिंग। इसके बाद आता है कि कॉजेज क्या क्या है। टेम्परेचर तो हमने देख लिया कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो हीट इफेक्ट होता है जूजैंथेली के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह के ऊपर, जिसकी वजह से जो एल्गी है ये उसके सरफेस को छोड़ देता है। इसके अलावा होता है सोलर इरेडियंस, मतलब सरफेस के ऊपर कितना ज्यादा सोलर रेडिएशन जो है वो पहुंच रहा है कोरल्स तक, उसकी वजह से भी, जो कि समर मंथ में हम देखते हैं ज्यादा होता है, उसकी वजह से भी एंड यूवी रेडिएशन की वजह से भी जो ब्लीचिंग है वो बढ़ती है कोरल्स के अंदर। इसके अलावा सब एरियल एक्सपोजर, हमने देखा है कि जो कोरल है वो शैलो वाटर्स में हमें मिलते हैं। तो शैलो वाटर्स में ज्यादा बाहर के एटमॉस्फेयर से या ज्यादा सनलाइट से वो इंटरेक्ट कर पाते हैं। लो टाइड्स होती है या फिर सी लेवल ड्रॉप करता है या फिर टेक्टोनिकली अगर अपलिफ्टमेंट हो रही है उस एरिया की, तो वो एक्सपोजर बढ़ा देता है कोरल का बाहर के एटमॉस्फेयर की वजह से। अब चाहे वह एटमॉस्फेयर लो है या फिर हाई टेम्परेचर में है, तो सोलर रेडिएशन में जब इंक्रीज होता है, बेसिकली एक्सपोजर जब ज्यादा होता है कोरल्स का, उसकी वजह से भी कोरल ब्लीचिंग होती है एंड टाइम के साथ साथ कोरल डेथ भी हमें देखने को मिलती है क्योंकि उनकी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एकदम से चेंज हो गई।
इसके अलावा कोस्टल कंस्ट्रक्शन अगर हो रही है या फिर लैंड क्लियरिंग प्रोसेस हो रहे हैं, सेडिमेंटेशन जो हो रही है, हाई रेट ऑफ इरोजन हो रहा है, उसकी वजह से भी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है कोरल का, वो उसको डिसरप्ट करता है एंड धीरे धीरे जब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो डाउन होता है तो कोरल ब्लीचिंग होती है। तो सेडिमेंटेशन या फिर कोस्टल इरोजन अगर हाई रेट्स पे हो रहा है उसकी वजह से भी कोरल ब्लीचिंग बढ़ती है। जेनोबायोटिक्स, तो जेनोबायोटिक्स में होता है कि ऐसे केमिकल कंटामिनेंट्स जैसे कि ऑयल हो गया या फिर हॉर्बिसाइड्स हो गया, कॉपर हो गया, ये जब कांटेक्ट में आते हैं कोरल के, इसकी वजह से भी जो एल्गी सब्सटेंसेस जूजान्थिली, उसकी लेयर हट जाती है कोरल के ऊपर से एंड वही वाइट कलर में चेंज हो जाती है, कोरल ब्लीचिंग बढ़ती है। इसके अलावा एक एक दो और प्रोसेसेस है, इनसे बेसिकली डायरेक्टली कोरल ब्लीचिंग तो नहीं होती है, बट जैसे एपिजूटिक हम बोलते हैं, जिसमें पैथोजन बेस्ड अगर कोई डिजीज हो रही है या फिर पैथोजन बेस्ड कोई ब्लीचिंग हो रही है कोरल्स के अंदर, तो पूरी जो कोरल्स की कॉलोनी है वो मास, एक तरीके से मास डेथ वाला कंडीशन हम बोल सकते हैं कि जो पूरी कॉलोनी है, पूरी कॉलोनी की डेथ हो जाती है कोरल्स के अंदर। तो एपिजूटिक्स के केसेस में हम ये देखते हैं। एपिजूटिक एक पैथोजन बेस्ड डिजीज है जो कि एनिमल पॉपुलेशन में वाइड स्प्रेड हमें देखने को मिलती है। तो ब्लीचिंग नहीं होती है एपिजोटिक से, बट मास डेथ हमें देखने को मिलती है कोरल कॉलोनीज में। इसके अलावा आता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में अमोनिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये डिप्लीट नहीं करते हैं कोरल्स को, बट जो उनकी वल्नरेबिलिटी है बाकी डिजीज होने से उसको बढ़ा देते हैं। एंड जैसे जैसे उनकी रेजिस्टेंस है उसको लो, वो लो हो जाती है एंड डिजीज होने की वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से एपिजोटिक जैसी डिजीजेस बाद में जाके पूरा कोरल कॉलोनी की डेथ में रिजल्ट करती है। तो ये दो अलग केसेस थे, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जिसमें अमोनिया फिर नाइट्रेट जैसे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स उनकी डिजीज की वल्नरेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, एंड एपिजोटिक जो कि मास डेथ में रिजल्ट करते हैं पूरी कोरल कॉलोनी में। इसके बाद हमने कल भी देखा था कोरल ट्रायंगल, जिसको अमेजोन ऑफ सी भी बोलते हैं। कोरल ट्रायंगल में 76% ऑफ द वर्ल्ड्स शैलो वाटर रीफ बिल्डिंग कोरल स्पीशीज हमें देखने को मिलती है, एंड ये एक ऐसा इको रीजन है जहाँ पे हमें एटलीस्ट 50 स्पीशीज देखने को मिलती हैं रीफ बिल्डिंग कोरल्स की। तो इसमें फिलीपींस आ गया, मलेशिया आ गया, इंडोनेशिया, पपुआ नी गिनिया, इसके अलावा सोलोमन आइलैंड्स, इसको हम बोलते हैं कोरल ट्रायंगल। एटलीस्ट 500 स्पीशीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड फंड है फॉर नेचर, जो कि काम कर रहा है इकोलॉजिकल थ्रेट्स जो भी है इस रीजन में उनको एड्रेस करने के लिए। कोरल ट्रायंगल प्रोग्राम भी है जो कि 2007 में आया था। तो बताहा रीफ नेचुरल पार्क भी है फिलीपींस में, जिसको जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके बाद आता है फोर्थ मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट। तो ये इवेंट क्या है, हमने न्यूज में देखा था रिसेंटली। सो बेसिकली जो सी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जो ओशन की वार्मिंग होती जा रही है, दो रीजंस की वजह से, एक तो एल नीनो का जो पैटर्न है उसकी वजह से, और एक क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से। उनकी इन दो रीजंस की वजह से जो हमें कोरल रीफ में डिप्लेशन देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिकली जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ भी है इन ट्रॉपिकल रीजन्स पे, उसको हम बोलते हैं फोर्थ मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट। ये हमें न्यूज में देखने को मिला था, तो बस एक बार देख सकते हैं। इसके बाद आता है ओशन एसिडिफिकेशन। अब ओशन एसिडिफिकेशन बेसिकली क्यों हो रहा है, तो जो ओशन है वो जितना ज्यादा ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते जा रहा है एटमॉस्फेयर से, इसकी वजह से कार्बोनिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से एसिडिटी जो है पानी की वो बढ़ती जाती है। अगर नॉर्मल सी वाटर की बात करें तो वो अल्कलाइन होता है, एंड सी वाटर जो होता है वो 50 टाइम ज्यादा कार्बन कंटेन करता है एटमॉस्फेयर से अगर कंपेयर करते हैं तो जैसे जैसे CO2 ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, कार्बोनिक एसिड जो है वो ज्यादा बनता है। ज्यादा कार्बोनिक एसिड बनने की वजह से जो एसिडिटी है वाटर की वो बढ़ती जाती है। अब ये जो एसिडिटी है, ये बहुत सारी चीजों को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, जैसे कोरल का जो फॉर्मेशन होता है उसको इम्पैक्ट करती है, क्योंकि जैसे कोरल्स हम देखते हैं या फिर ऐसे प्लैंकटन जो हम देखते हैं ओशन में, वो डिपेंड करते हैं एक शेल उनके ऊपर जब फॉर्म होता है उस पर, एंड वो जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, जो कि
माइल्डली बेसिक होता है नेचर में। तो जैसे जैसे एसिडिटी बढ़ती जाती है वाटर की, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी अवेलेबिलिटी कम होती जाती है, एंड इन ऑर्गेनिजम्स का जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका शेल नहीं बन पाता है। अब जैसे जैसे शेल नहीं बन पाता है तो या फिर डिसफॉर्म्ड शेल बनता है, या फिर उनका फॉर्मेशन कम हो जाता है, जो कि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स को भी इम्पैक्ट करता है। इसके बाद आता है कि जो ओशन एसिडिफिकेशन है वो हमें ज्यादा देखने को मिलती है पोलर या फिर आर्कटिक रीजन्स में। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जो वाटर का टेम्परेचर है वो कम है, एंड जैसे जैसे कम टेम्परेचर है तो वहां पे जितना कम टेम्परेचर होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से ओशन वाटर उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा अपने सरफेस के लेवल पे। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो पोलर का एरिया होता है या फिर आर्कटिक एरिया होता है वहाँ पे ओशन एसिडिफिकेशन ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एंड जैसे जैसे जो ओशन करंट है वो आ रहे हैं उनकी वजह से जो इक्वेटोरियल रीजन है वहां पे वो अपने साथ कैरी कर रहे हैं जो डिजॉल्व सॉल्ट है उसको, जो कि जो डिजॉल्व सॉल्ट है वो भी ओशन एसिडिफिकेशन को हम देखते हैं डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो हमने देखा कि ओशन एसिडिफिकेशन से जो शेल है, बहुत सारे जो स्केलेटन, हार्ड स्केलेटन फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, बहुत सारे प्लैंक्टन्स में, कोरल्स में, ऑयस्टर्स में वो नहीं फॉर्म हो पाता, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट को हम पार्टिकुलेट इनऑर्गेनिक कार्बन भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो सी वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक होते जा रहा है, जिसकी वजह से रिड्यूस ग्रोथ होगी या फिर डेथ भी हो सकती है, या डिसफॉर्म्ड शेल्स बनते हैं। तो शेल फॉर्मेशन को कम करता है ओशन एसिडिफिकेशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। इसके बाद फूड चेन डिसरप्शन, जैसे अब हमने देखा शेल कम फॉर्म होंगे तो ऐसे कुछ स्पीशीज हैं प्लैंक्टन्स की जो कि ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगी मरीन फूड चेन, जो फूड चेन को डायरेक्टली डिसरप्ट कर देगा जो एसिडिफिकेशन बढ़ता जा रहा है। तो कम रिप्रोड्यूस करेंगे या फिर डिक्लाइन हो जाएगा कुछ स्पेसिफिक प्लैंक्टन्स की पॉपुलेशन। इसके बाद आता है फिश बिहेवियर। तो ओशन एसिडिफिकेशन जो है वो फिश बिहेवियर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। अब जैसे जैसे एसिडिटी जो है पानी की बढ़ती जा रही है तो जो फिशेज हैं वो स्मेल के थ्रू अपने प्रेडेटर्स को डिटेक्ट करती हैं। अब जैसे जैसे एसिड, अब बेसिकली क्या होता है कि जो फिश है वो डिटेक्ट करती है और रिपेल करती है उस स्मेल को, जिसकी जिसकी वजह से वो अपने आप को बचा के रखती है प्रेडेटर से। बट जैसे जैसे एसिडिटी बढ़ती जाती है तो वो जो स्मेलिंग कैपेसिटी है जिससे वो रिपेल कर रही थी, अब वो एसिडिटी में इंक्रीज होने की वजह से रिपेल करने की जगह अपने प्रेडेटर की स्मेल को अट्रैक्ट करती है, तो वो अपने आप को बचा के नहीं रख पाती है। एंड इसके अलावा हम देखते हैं कि जो देखने की पावर होती है फिशेस की वो भी कम होती है एसिडिटी में इंक्रीज की वजह से। एंड बहुत सारे केसेस में जो फर्टिलाइजेशन है या फिर एग प्रोड्यूस जो करती हैं फिशेस, कम कैल्शियम लेवल होने की वजह से फीमेल फिशेस में, उसको भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारा ओशन एसिडिफिकेशन। सो फिश बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है उनकी देखने की कैपेसिटी, देन रिप्रोडक्शन का साइकिल, एंड अपने प्रेडेटर को डिटेक्ट करने की कैपेसिटी, उसको सीधा सीधा इम्पैक्ट करता है ओशन एसिडिफिकेशन। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा क्योंकि पीएच लेवल में चेंजेस आ रहे हैं, तो ओवरऑल मरीन बायोडाइवर्सिटी में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद कोरल ब्लीचिंग। तो कोरल रीफ जो है पर्टिकुलरली वो वल्नरेबल होते हैं ओशन एसिडिफिकेशन में, क्योंकि जैसे जैसे एसिडिटी इंक्रीज होती जाएगी तो जो कोरल ब्लीचिंग है वो भी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि उनके जो पिगमेंटेशन है, जो जूजैंथिली एल्गी है उनका, जो हमने देखा था जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है तो कोरल ब्लीचिंग से भी जो एल्गी है उसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ता है, धीरे धीरे वो जो लेयर फॉर्म हो रही थी कोरल्स के ऊपर जूजैंथिली की वो छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो वाइट हो जाते हैं, ब्लीचिंग हो जाती है। तो और भी ज्यादा जो ब्लीच्ड कोरल्स होते हैं वो वल्नरेबल हो जाते हैं बहुत सारी डिजीजेस के लिए। तो कोरल ब्लीचिंग जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है कोरल ओशन एसिडिफिकेशन से। इसके अलावा जो कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी है, अब जैसे जैसे ज्यादा एसिडिफिकेशन हो रही है तो धीरे धीरे जो ओशन की कैपेसिटी है CO2 को एब्जॉर्ब करने की वो भी डिक्रीज होती जाएगी। जितना ज्यादा एसिडिक ओशन होगा उतना ही कम उसकी कैपेसिटी हो जाएगी जो CO2 है उसको एब्जॉर्ब करने में, एंड जैसे उसी उसकी जो इफेक्टिविटी है वो कम होती जाएगी क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में। तो जो कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी है, जैसे जैसे एसिड हमारा ओशन ज्यादा होता जाएगा उसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी। ओशन एसिडिफिकेशन अगर बात करते हैं इंडियन ओशन में,
तो अरेबियन सी के केस में देख सकते हैं और बे ऑफ बंगाल के सी में बे ऑफ बंगाल के केस में देख सकते हैं। तो अरेबियन सी में एसिडिफिकेशन हमें देखने को मिलती है सरफेस वाटर पे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है जो पानी है, ऐसा हमने रीसेंट स्टडीज में देखा है। एंड बे ऑफ बंगाल में जो पॉल्यूटेंट्स मिक्स होके आ रहे हैं इंडो गंगेटिक प्लेन्स में, चाहे वो रिवर के थ्रू आ रहे हो या फिर लैंड सी ब्रीज जो है उसके थ्रू आ रहे हो, जब वो केमिकल कंपोनेंट्स वहां से उड़ के और ओशन के ऊपर एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं, ओशन वाटर के ऊपर डिपॉजिट होते हैं, उनकी वजह से भी ओशन एसिडिफिकेशन बे ऑफ बंगाल में हमें देखने को मिल रही है। जैसे विंटर्स में हम देखते हैं जो एयर है लैंड टू सी जब वो चल रही है तो वो अपने साथ पॉल्यूटेंट्स कैरी करती है विंड में एंड डिपॉजिट करती है उनको ओशंस में, जिसकी वजह से मरीन फाइटोप्लैंक्टन्स हैं जो वेस्टर्न इंडियन ओशन में, उनकी पॉपुलेशन में हमें रैपिडली डिक्रीजिंग पॉपुलेशन देखने को मिल रही है। तो अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में हम देख सकते हैं कि ओशन एसिडिफिकेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। एंड स्पेसिफिकली बे ऑफ बंगाल के केस में जहाँ पे जो पॉल्यूटेंट्स है वो डिपॉजिट हो रहे हैं, जो कि विंड के थ्रू भी हो सकता है, रिवर के थ्रू भी हो सकता है। तो एसिडिफिकेशन के ये हमने केसेस देख लिए। सबसे पहले तो शेल फॉर्मेशन को करता है, फिश बिहेवियर को करता है इम्पैक्ट, देन फूड चेन डिसरप्शन। इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम पार्टिकुलेट इनऑर्गेनिक कार्बन भी बोलते हैं। CO2 जितना ज़्यादा डिजोल्व करेगा कार्बोनिक एसिड बनता जाएगा, जैसे जैसे कार्बोनिक एसिड का कंटेंट बढ़ेगा तो एसिडिटी जो है पानी की बढ़ती जाएगी। So that is all for today and thank you so much.